हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं अनस आपके बीच में फिर हाजिर हो गया हूँ थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 7 लेके, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हेस लॉ। तो देखिए, अभी तक हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइए और वहाँ पर मेरे थर्मोडायनेमिक्स के सारे वीडियोस देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हेस लॉ की। ठीक है, हमारी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, आपको हेस लॉ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसमें न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो देखिए हेस लॉ क्या होता है। हेस लॉ ये कहता है, देखिए ये लॉ कहता है कि अगर आप जैसे कोई इसको समझिए, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए। जैसे आप मार्केट जा रहे हैं कोई एक रूट से, ठीक है, सड़क से बाई रोड आप जा रहे हैं मार्केट। ठीक है, और अगर बाई गली, यदि गली गली भी होके मार्केट जा रहे हैं, तो अगर आपको बाई सड़क जाने में जितनी एनर्जी लगी, ठीक है, आपको जितनी एनर्जी सड़क के जाने में लगी है उतनी एनर्जी आपको गली गली में भी जाने में लगेगी। यानी जैसे यहाँ से समझने की कोशिश करिए। जैसे ये रिएक्शंस है, ए से ई में जा रहा है। किस में जा रहा है? ए से ई में जा रहा है। ए से ई जाने में डेल्टा H1 एनर्जी इसकी खर्चा हुई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, डेल्टा H1 इसकी एनर्जी खर्चा हुई। अगर ये ए से ई डायरेक्ट चला गया, एक तो ये पॉसिबल है कि बाई रोड जाके मार्केट डायरेक्ट चला गया, एक ये पॉसिबल है कि वो गली गली जाके भी मार्केट जा सकता है कि नहीं। तो देखिए ये भी पॉसिबल है कि ए से बी में चेंज हुआ, फिर बी से सी में चेंज हुआ, फिर सी से डी में चेंज हुआ, तो फिर डी से ई में चेंज हुआ। या तो ये डिफरेंट सेवरल रूट से भी जा सकता है, या तो एक ये हमने मतलब एक ही रूट से जा सकता है, इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है कि ये डेल्टा H1 ये इन सब के सारे H के इक्वल के बराबर होगा। डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4, डेल्टा H5 के इक्वल होगा। समझ में आया? तो यही कह रहा है डेल्टा H1 किसके इक्वल होगा? डेल्टा H2 के, डेल्टा H3 के, डेल्टा H4 के, डेल्टा H5 के। यानी ये डिफरेंट रूट से होकर भी ई में पहुंच रहा है और ये डायरेक्ट पहुंच रहा है। तो जितनी एनर्जी यहाँ पर लगी है उतनी एनर्जी यहाँ से यहाँ में जाने में लगेगी। यही हमारा हेस लॉ कहता है। अगर एक रिएक्शन हमारा एक ही रूट से हो रहा है और अगर एक वही रिएक्शन हमारा दूसरे रूट से भी और कई रूट से भी हो सकता है, तो जितनी एनर्जी उसकी एक रूट से लगेगी उतनी एनर्जी उसकी इक्वल होगी सारे रूट्स के बराबर में। ठीक है, तो देखिए ये लॉ की क्या डेफिनेशन है, स्टेटमेंट्स क्या है। इफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन डिफरेंट सेवरल रूट्स, अगर वो रिएक्शंस डिफरेंट सेवरल रूट से हो रहा है, देन द एनर्जी चेंज, यहाँ एनर्जी चेंज आगे लिख लेगा, देन द एनर्जी चेंज सेम, यानी जो एनर्जी चेंज हो रही है वो क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, irrespective the routes by which change if we provided and initial and final condition same। वही कह रहा है, अगर इनिशियल टू फाइनल जा रहा है, ठीक है, या फिर डिफरेंट सेवरल रूट से जा रहा है, तो उसकी जो एनर्जी चेंज होगी यानी डेल्टा H1 किसके इक्वल में होगी? डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4, डेल्टा H5 के इक्वल होगी। समझ में आया? आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। वही देखिए लिखा है, सपोज वी हैव ए रिएक्शंस ए चेंज हो रहा है किसमें? ए चेंज इनटू प्रोडक्ट ई, ए चेंज इनटू प्रोडक्ट ई। अब ये देखिए ए ई में कैसे चेंज हो सकता है? दो रूट से चेंज हो सकता है। देयर आर टू रूट्स। ठीक है, ऑन इट्स चेंज रिएक्शन ए इंटू ई, ए से डायरेक्ट ई में चेंज हो सकता है। ठीक है, या फिर ए चेंज इंटू बी, ए चेंज इंटू सी, ए चेंज इंटू डी। ठीक है, ए चेंज इंटू बी, बी से सी में गया, फिर सी से डी में गया, फिर डी से लास्ट में ई में गया। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने यहाँ पर बताया है, तो वही चीज़ लिखा है द एनर्जी चेंज। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इंथैल्पी जो चेंज हो रही है हमारी, डेल्टा H1 किसके बराबर होगी? द एनर्जी चेंज विल बी डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4, डेल्टा H5। यानी मान लीजिए 15 एनर्जी यहाँ पर लग रही है डेल्टा H1 में, तो इन सब का जब हम करेंगे काउंट यहाँ पर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम जब काउंट करेंगे तो मान लीजिए इसकी समझ लीजिए कितनी है, इसकी समझ लीजिए 20 एनर्जी लग रही है। कितनी? 20 एनर्जी लग रही है। यहाँ पर समझ लीजिए कितनी? 20 एनर्जी लग रही है डेल्टा H1, यहाँ से यहाँ जाने में 20 एनर्जी। तो अब ये यहाँ पर भी 5 इसकी होगी, 5 इसकी होगी, 5 इसकी होगी और 5 इसकी। तो इन सब का टोटल काउंट करेंगे तो भी हमारी 20 आ रही है। इधर भी 20 है, इधर भी 20 है। ठीक है, तो यानी जो हमारी चेंज है वो कैसे बराबर में है, यानी एक रूट से जाएंगे तो भी हमारी बराबर में होगी और अलग अलग रूट से जाएंगे तो भी बराबर है। अब देखिए इस 20 को इधर ले आएंगे, मान लीजिए 20 लिखा हुआ डेल्टा H1 की, इस 20 को इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो 20 माइनस 20 ये कट के बराबर क्या हो गया? 0। ये क्या हो गया? साइक्लिक प्रोसेस। तो वही लिखा है डेल्टा है, ये जो हमारा है क्या साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में 0 हो रहा है, इंथैल्पी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। समझ में आया? आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। देखिए साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ आ गए तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। यानी जो साइक्लिक प्रोसेस में जो हमारी H साइक्लिक है, यानी डेल्टा H जो हमारा क्या है वो
H साइक्लिक क्या होगा हमारा 0 होगा। साइक्लिक प्रोसेस में जो इंथैल्पी यानी एनर्जी जो चेंज होगी वो हमारी 0 होगी। समझ में आया हेस लॉ क्या है। और हेस लॉ की ये पूरी आप लोग की एकदम डिफिनीशन वगैरह लिखी हुई है, तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, फिर मैं अगला न्यूमेरिकल कराता हूँ, ठीक है। और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ आप लोग को। तो हम लोग ने हेस लॉ पढ़ लिया है, ठीक है। अब हेस लॉ पर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है न्यूमेरिकल, इसका कैसे आता है, ऐसे दे देगा आपको न्यूमेरिकल्स और बोलेगा इसका डेल्टा एच निकालिए। तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, आप लोग कोशिश करिए तो न्यूमेरिकल बहुत इजी रहता है। हेस लॉ बहुत आसान है और इस पर क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आप लोग को करा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पहला आपने रिएक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन ने पहला रिएक्शन दिया हुआ है और उसका बोला डेल्टा H1 इतना है, ठीक है, -26 किलो जूल। फिर दूसरा रिएक्शन दिया है, दूसरे रिएक्शन का डेल्टा H2 -16 किलो जूल दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या कहेगा, अब कह रहा है फाइंड डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। क्या कह रहा है, फाइंड डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। कौन रिएक्शंस का, ये वाले रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, ठीक है। ये रिएक्शंस है, दो रिएक्शंस और एक रिएक्शन ये दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा है इन दोनों रिएक्शंस का आपको डेल्टा एच दे दिया है और इसका डेल्टा एच पूछ रहा है। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पर आप लोग को सबसे पहला ये काम है कि रिएक्शंस को बैलेंस करना है। क्या करना है, रिएक्शंस को सबसे पहले आप लोग को बैलेंस करना है। रिएक्शंस क्या हो रहा है, फिर उसमें पूरे ओवरऑल रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस करेंगे, फिर वहाँ से मल्टीप्लाई जो भी होता है वो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या है, Fe2O3 + 3CO, Fe2O3 यहाँ पर है हमको, ठीक है, और यहाँ पर CO भी हमको मिल रहा है। ये हमारा दो रिएक्शन है, ये हमारा एक रिएक्शन है, ठीक है। तो मैंने जो बताया था अभी हेस लॉ की डिफिनीशन, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। ये H डेल्टा H किसके इक्वल होगा, इन दोनों के इक्वल होगा। तो ठीक है, उसको कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के बाद हम लोग इक्वल करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, Fe2O3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। ये तो हमारा है, ठीक है, पक्का हो गया, ये वाला इक्वेशन लिखा जाएगा। फिर ये देखिए 3CO, बट यहाँ पर CO है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ा रहा है। और फिर यहाँ देखिए 2Fe है, यहाँ पर तो Fe है ही नहीं, और यहाँ पर कितना है 3CO2 है, यहाँ पर CO2 है, इस वाले में CO2 है। लेकिन अब देखिए हमको क्या करना है, रिएक्शंस को बैलेंस करना है। तो देखिए बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने कह दिया इसको कह देंगे हम लोग, इसको हम लोग यहाँ पर मान लीजिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो भी देखिए ये 3CO + 1CO, तो 4CO होना चाहिए, नहीं हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ पर भी प्लस नहीं करना है। तो देखिए 3Fe और Fe, तो 2Fe + Fe, 3Fe होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 3CO2 + CO2, तो यहाँ पर 4CO2 होना चाहिए, बस CO2 है यहाँ पर। तो अब ये इस रिएक्शंस में हो क्या रहा है, इसमें आप लोग को दिमाग लगाइएगा और बैलेंस करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना रहेगा, यहाँ से ब्लू पेन ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना रहेगा, आपको रिएक्शंस देखिए यहाँ पर जो हमको मिल रहा है, ये चीज़ यहाँ मिल रहा है। तो देखिए इस रिएक्शंस में हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें, सेकेंड वाले रिएक्शन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ें, अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 + 2 5 CO आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही CO है, तो जोड़ने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर भी देखिए 3 + 2 यानी 5 CO2 होना चाहिए, बट यहाँ पर CO2 है, तो यहाँ पर जोड़ना हम लोग को नहीं है। यहाँ पर हम लोग को कैसे बैलेंस करना है रिएक्शंस को, हम यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे। तो रिएक्शन फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2 से। तो देखिए जब माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो गया, Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 यहाँ लिख दिया, और -2FeO, माइनस यहाँ पर लिख लीजिए Fe2O3, और फिर ये क्या लिख देंगे, ये एज इट इज़ लिख देंगे, यहाँ पर है ही नहीं ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे 2FeO लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे, 3CO से 1CO जाएगा, 3CO से 1CO जाएगा तो कितना बचेगा, +1CO मिल गया। क्या मिल गया, +1CO हमको मिल गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमको मिल गई है। अब देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं, 2Fe कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ओके। तो यहाँ Fe लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 3CO2 से 2CO2 चला जाएगा, तो कितना CO2 मिलेगा हमको CO2 मिलेगा, 1 CO2 मिल गया। तो देखिए 1 CO2 भी मिल रहा है, और हमको 1 CO भी मिल रहा है, और हमको Fe2O3 भी मिल रहा है। बट हमारा ये चीज़ जो है -2Fe, ये +2Fe है ना, तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे। इधर जब भेजेंगे तो ये क्या रह जाएगा, प्लस, अब ये CO2 को हम थोड़ा इधर लिख देते हैं, ठीक है, +2FeO हो गया, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल रिएक्शंस, अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ओवरऑल रिएक्शंस यही तो हो गया हमारा, Fe3
प्लस CO, ठीक है, इज इक्वल टू 2FeO प्लस CO2। तो देखिए ओवरऑल रिएक्शंस मैंने बैलेंस करके आपको बता दिया कैसे बैलेंस हुआ है। तो ओवरऑल रिएक्शंस में हमने करा क्या है, हमने करा ये है कि पहले रिएक्शंस को माइनस करा दूसरे रिएक्शन से, लेकिन दूसरे रिएक्शंस को मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी करा है, ठीक है। तो हमने ओवरऑल क्या करा है, हमने करा है पहले रिएक्शंस को माइनस करा है दूसरे वाले से, बट दूसरे वाला क्या करा है हमने यहाँ मल्टीप्लाई भी करा है 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड, ठीक है। अब ये रिएक्शंस हमने ऐसे डेल्टा एच हमारा निकलेगा, डेल्टा एच जो निकलेगा रिएक्शन फर्स्ट -2 इंटू रिएक्शन सेकेंड, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब कैलकुलेशन वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटाल देता हूँ। तो देखिए अब होगा क्या, यहाँ पर कैसे बैलेंस करा आप लोग को समझ में आया, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच कैसे निकलेगा, डेल्टा एच निकलेगा डेल्टा H1 -2 इंटू डेल्टा H2, ठीक है, ये निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेल्टा H1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, -26 किलो जूल दिया है, ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या करते हैं, यहाँ पर 2 तो लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा है, और यहाँ पर निगेटिव क्यों लगाया है, यहाँ पर पॉजिटिव भी लगा सकते हैं। तो वो आप लोग को अलग अलग क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, कहाँ माइनस कर रहे हैं कहाँ प्लस कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन में हम लोग माइनस करेंगे तो ही हमको ये ओवरऑल रिएक्शन ये डायरेक्ट जो 1 स्टेप वाला रिएक्शन है तभी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करने पर मिला तो -2 कर दिया। अब डेल्टा H2 की वैल्यू कितनी दी है, -16 दी हुई है, -16 किलो जूल लिख दिया, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ के लिखेंगे तो कितना आएगा, -26 और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 इंटू 16 यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई भी है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32 किलो जूल, और ये 26 किलो जूल। अब 32 से -26 चला जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 4 और 6 किलो जूल, किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो डेल्टा एच क्या आ रहा है, डेल्टा एच हमारा आ रहा है, ये जो हमारा डेल्टा एच कितना आ रहा है, +6 किलो जूल। तो देखिए कितना आसान ये हमारा हेस लॉ का न्यूमेरिकल है, कितनी आसान तरीके से आपको मैंने बता दिया है। पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको पहला रिएक्शन देखना है, फिर आपको दूसरा रिएक्शन देखना है, फिर आपको फाइनल रिएक्शंस देखना है। फाइनल रिएक्शंस में आपको इन दोनों रिएक्शन से बैलेंस करना है, मल्टीप्लाई करके, प्लस करके और नेगेटिव करके, जैसे आपको करना है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है जो आप लोग को रिएक्शंस दिया रहेगा एग्जाम में वही आप लोग को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही आप लोग की पूरा हेस लॉ जो बताता है आप लोग को, खाली आप लोग को ध्यान देना है रिएक्शंस को बैलेंस करना है। ओवरऑल रिएक्शंस को बैलेंस करके हम डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 डेल्टा H2 जो भी हमारा नेगेटिव पॉजिटिव जो भी लगाना रहेगा वो हम रिएक्शंस को देख के लगाएंगे, ठीक है। तो इसका कैसे आया है आप लोग को, +6 किलो जूल आंसर आया इसका। तो आप लोग को कैसा लगा हेस लॉ और हेस लॉ का न्यूमेरिकल, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो हमारे चैनल्स पर अगर नया है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स #7 था। इसके बाद बहुत ही कम टॉपिक बचा है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद एंट्रोपी और सेकेंड लॉ और गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो बहुत कम बचा है थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वीडियो में जाकर हमारे थर्मोडायनेमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, A to Z मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, न्यूमेरिकल भी बताया है। तो चलिए आप लोग वहाँ पर जाके देखिए, हमारे चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।